Hello students, welcome back in this delayed lecture of class 8 chapter 2 reshaping India's map. Students, however, our channel is dedicated to geography and geopolitics, but as per our commitment हम स्कूल लेवल पे सारा कंप्लीट एसएसटी कवर करने का प्रयास करेंगे. सो लेट्स बिगिन चैप्टर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप का रीशेप करना ये हमारा लेसन कहता है. पॉलिटिकल मैप किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? पॉलिटिकल मैप उसको बोलते हैं जिसमें आपकी स्टेट की या नेशन की बाउंड्री डिसाइड होती है, उसकी पेरिफेरी डिसाइड होती है, उसका स्टेट का कंट्रोल डिसाइड होता है, राइट. ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज वी कैन से. तो ये रीशेप के हम बात करेंगे मेनली ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड. अब मिडाइवल पीरियड हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि इस लेसन में हम देखने वाले क्या क्या हैं. इसमें हम देखेंगे कि फॉरेन इन्वेडर्स कौन थे, उनका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट हुआ, क्या उनका कुछ रेजिस्टेंस हमारे इंडियन रूलर्स ने या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे उस समय, जो राजा महाराजा एम्परर्स, उन्होंने कुछ रेजिस्ट किया तो कैसे, और उसका कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस क्या इम्पेक्ट रहा, ये चीज़ हम देखने वाले हैं इसमें. तो बेसिकली ये लेसन जो है वो हिस्ट्री का है चैप्टर ये, और ये मिडाइवल पीरियड को बिलोंग करता है. ये आपका एज पर रूटीन आवर जो रेफरेंस है वो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 2 रहेगा. इसमें हम देखते हैं मेनली जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वो मिडाइवल पीरियड के बारे में हम डिस्कस करते हुए स्टार्ट करेंगे. आपका एक छोटा सा इसमें एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम दिया है जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी सल्तनत या फिर कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी. उसके बाद उसके आगे फिर मुगल्स आते हैं, मुग़ल के बाद में फिर उसके साथ में मराठा, सिख, इनका क्या इम्पेक्ट रहता है, राजपूत रूलर्स होते हैं उनका क्या, उनका रेजिस्टेंस होता है, ये भी देखेंगे. और उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में हम मराठा को पढ़ेंगे. फिर फर्दर चैप्टर्स में हम जो कॉलोनियल इरा है हमारा, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है जिसमें ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रूल जो था उसका क्या इम्पेक्ट था, वो सारी चीज़ हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम ये देखने वाले हैं. तो इसमें हम मेनली देखेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और लेटर मुगल्स के आसपास जो भी रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था, चाहे विजयनगर एम्पायर रहा हो या फिर गजपति रूलर्स रहे हों या राजपूत रूलर्स रहे हों, उनका छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके इसमें दिया है. अब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1206 में. ये अभी आप सिर्फ एक डेट्स देख लीजिए, जो मेजर जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आप देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करने में ईजी रहे. ये हम देखेंगे कि कहाँ 1206 क्यों कंसिडर किया हमने इसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए. हाउएवर अटैक्स जो है इंडिया पे वो 8th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, जब से इस्लाम एस्टेब्लिश हुआ था अरब कंट्रीज़ में. मोहम्मद बिन कासिम आया था 706 के अराउंड, उसने 712 के अराउंड उसने अटैक किया था. फिर आता है विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट की डेट है 1336 में, जो सबसे कृष्णदेव राय का आप पढ़ते हैं, सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर था उस दौरान सोलो डायनेस्टी का. मेवाड़ किंगडम का एक डेट दिया है री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम 1326. री एस्टेब्लिशमेंट मीन्स क्या, बीच में जो अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह का जो एक बैटल था जिसमें पद्मिनी का के बारे में आप पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ टाइम के लिए खिलजी डायनेस्टी का रूल रहा था मेवाड़ पे. उसके बाद में जो हमीर आते हैं, महाराणा हमीर, राणा हमीर, तब से फिर वापस वो सिसोदिया वंश की स्थापना होती, वही डायनेस्टी वापस कंटिन्यू करती है, इसलिए री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम दिया है. उसके आगे आपने दिया है, आप देखेंगे बहमनी सल्तनत जो गवर्नर्स थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने अपनी रियासतें इस्टेब्लिश कर ली. पोर्तुगीज़ आए थे 1492 में, वास्को डी गामा. उसके बाद उससे पहले एक तिमूर अटैक भी हुआ था 1398 में. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रोमिनेंट डेट्स आपके इसमें स्टूडेंट्स दी है. इसके साथ में हम देखें तो आगे आएगा, एक ओवरव्यू देख लें हम. इसके आगे फिर
दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज, जब लास्ट में लोधी डायनेस्टी चल रही होती है तो लास्ट में फिर बाबर आता है सेंट्रल एशिया से और उज़्बेकिस्तान वाले रीजन से, और एक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हम पढ़ेंगे जिसमें उसने लोधी डायनेस्टी के जो राष्ट्र इब्राहिम लोधी था उसको हरा के अपना मुग़ल एम्परर की फाउंडेशन या फिर उसकी नींव उसने रखी थी। ये 1526 तक, मतलब 1206 से लेकर 1526 तक जो टाइम पीरियड था वो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड माना जाता है। देन सेकंड बैटल होता है जिसमें अकबर, उसी का बाबर का ही ग्रैंडसन अकबर, उसके और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जो रूल करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, उनके बीच में ये बैटल होता है जिसमें वापस अकबर जो है वो रीगेन करता है। फिर आगे चलते हैं तो 1565 की डेट दी जिसमें विजयनगर एम्पायर को जो आसपास वाले जो सल्तनत जो थी डेक्कन सल्तनत, जिसमें बरार और इस तरह गोलकोंडा और इस तरह से 4-5 सल्तनत थी, तो 5 उन्होंने मिल के उसको विजयनगर बैटल ऑफ तल्लीकोटा को में उसको डिस्ट्रक्शन कर दिया था पूरा। हल्दी घाटी का बैटल जो होता है वो काफ़ी एक प्रोमिनेंट राजस्थान की हिस्ट्री में भी और मिडेवल में भी महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच में माना जाता है। वो हुआ था 1576 में। देन एक डेट दी है अहोम, हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, तो एक अहोम आसाम में एक डायनेस्टी थी जिन्होंने रेजिस्ट किया और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस पर को प्रिजर्व किया। ये काफ़ी एक प्रोमिनेंट बैटल था, बैटल ऑफ सरायघाट, जिसमें उन्होंने मुग़ल गवर्नर्स को हराया था। और एक फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेक्ट का फाउंडेशन डे ईयर आता है 1699। मराठाओं ने लेटर मुगल्स के टाइम में मराठाओं का जो डोमिनेंस था वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब तरफ उनका एस्टेब्लिश था। तो वो मराठाओं ने दिल्ली पे कंट्रोल स्टार्ट कर दिया था 1754 के अराउंड। और सिख एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह जी के टाइम पे हम पढ़ेंगे इसको आगे 1799 में। उन्होंने फिर आगे जाके ट्रीटीज़ की थी ब्रिटिशर्स के साथ में, लेकिन अपना इंडिपेंडेंट अपना स्टेट एस्टेब्लिश किया था सिख एम्पायर। तो ये कुछ प्रोमिनेंट डेट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि मिडाइवल पीरियड जो हम कंसिडर करते हैं, मिडाइवल पीरियड बेसिकली रोमन एम्पायर के फॉल से लेके जो रेनेसा हुआ था यूरोप में 16th सेंचुरी के अराउंड, उसके बीच का माना जाता है। वो है मिडाइवल पीरियड यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। बट हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें हम बेसिकली जो पीरियड जो है हम देखते हैं वो 11th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक का कंसिडर करके हम मिडाइवल यू कैन से, क्योंकि 7th 8th सेंचुरी जब गुप्ता पीरियड या हर्षवर्धन के बाद में इंडिया की बात करें तो हम उसमें राजपूत रूलर्स का प्रादुर्भाव हुआ था। और उसके बाद में फिर जो मेन अटैक इन्वेडर्स जो थे, फॉरेनर इन्वेडर्स, उनके स्पेशली जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे अफगान टर्किश ओरिजिन के, उनका स्टार्ट हो चुका था। बट हम हम मिडाइवल पीरियड में जो हम यहाँ देखने वाले हैं वो पृथ्वीराज चौहान जो थे अजमेर या दिल्ली, जो दिल्ली का जिसको बोला जाता था, वहाँ के जो उस रीजन के जो हमारे रूलर थे उनके बीच में और मोहम्मद घोरी के बीच में एक बैटल ऑफ तराइन हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में वो लॉस कर गए थे 1191-92 में। तो तब से उनका जो एक डिफीट था, उनको एक तरीके से प्रोमिनेंट लास्ट हिंदू रूलर माना जाता है। उसके बाद में मुस्लिम इसका एडमिनिस्ट्रेशन की या मुस्लिम रूल की स्टार्टिंग होती है, जो कि अगले काफ़ी सालों तक अराउंड 17th सेंचुरी जब ब्रिटिशर्स आते हैं 18th सेंचुरी तक जाके वो पूरा अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करते हैं, तब तक अराउंड 8 सेंचुरीज ये जो मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे, मुस्लिम आक्रांता थे, प्लंडर्स थे, बारबेरियंस थे, उनका रूल इंडिया ने देखा। और वो उसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एक डार्क पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि उस समय उनके जो इंटरेस्ट थे, वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो काफ़ी अलग थे, रिलीजियस इंक्लिनेशन वाले थे, और कुछ विशेष उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। कल्चरल लॉस हुआ, इकोनॉमी का लॉस हुआ, बहुत एट्रोसिटीज़ हुई, और उन्हें उनका पर्पस जो था वो एक रिलीजियस ओरिएंटेड पर्पस था बेसिकली।
तो ये पीरियड हम देखते हैं इसमें। तो मिडेवल पीरियड में इसमें ये इस 11th से 17th सेंचुरी के बीच का पीरियड, और उसमें मेन जो रूल है वो हम देखा दिल्ली सल्तनत देखते हैं, देन मुगल्स देखते हैं। मुगल्स के बाद में फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। लेटर मुगल्स में फिर हमने देखा मराठाओं का डोमिनेंस होता है, लेकिन वो भी उनकी कुछ कमियां थी। फिर उनको पहले उन्होंने मुगलों से फाइट किया, मुगलों पे उन्होंने ऑलमोस्ट डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया था। उसके बाद में फिर ब्रिटिशर्स से वो मराठाओं ने वो लूज़ करके ब्रिटिशर्स ने अपना एक छत्र साम्राज्य इंडिया पे एक कॉलोनियल रूल अपना एस्टेब्लिश किया, राइट। अब हम चलते हैं ये 11th सेंचुरी में। देखो 11th सेंचुरी मैंने बताया आपको कि इन्वेजन जो थे वो मीर कासिम के समय से ही 8th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुके थे। उसके बाद में महमूद गजनवी आता है जिसने अराउंड 17th एक्सपीडिशन किए थे इंडिया में, राइट। 17 बार वो उसने अटैक किए थे, और हर बार वो आता लूट करके मंदिरों को, टेम्पल्स को डिस्ट्रक्शन, हिंदू बौद्ध जैन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके, वहाँ से जो भी मनी थी उनको प्लंडर करके सिटीज़ डिस्ट्रॉय करके वो ले जाते थे। उनका तब तक इंडिया में कोई रूल एस्टेब्लिश करने का पर्पज़ नहीं था। ये बारबेरियन सेंट्रल इंडिया रीजन से, अफगान रीजन से, टर्की रीजन से आते थे और यहाँ से लूट के अपना वापस चले जाते थे। तो इस तरह से उनका रेजिस्टेंस भी हुआ। एक गुजरात में चालुक्य रूलर्स थे, तो उनकी नायका देवी थी, उन्होंने मोहम्मद गौरी को इनको हराया था। तो काफ़ी प्रोमिनेंटली रेजिस्ट किया इनको, लेकिन बाद में जाते जाते जैसे जैसे थोड़ा सा फिर आते ही गए। गजनवी आया, उसके बाद में मोहम्मद गौरी आया, तो उसने भी, मोहम्मद गौरी ने भी जो 1191 में बैटल पृथ्वीराज चौहान के साथ में बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, वो उन्होंने फाइट किया था 1191 में। देखते हैं हम एडी ये लिखना ठीक रहेगा, AD BC लिखना, ताकि ईयर जो है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसमें पृथ्वीराज चौहान उन्होंने गौरी को मार के भगा दिया था। सिर्फ 26 ईयर्स की एज है। अब तक 16 बैटल के अराउंड ये लड़े थे, और एक भी बैटल इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने हारा नहीं था। इतने महान शासक थे हमारे। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही वापस सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान लूज़ कर जाते हैं। कुछ उनके जो मेन प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे, जो सेनापति थे, कमांडर्स थे, वो फाइट नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। गौरी जब भाग के गया था। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप याद रखो, जो हमारे इंडियन रूलर्स थे, जो हिंदू रूलर्स थे, वो बड़े धर्म के आधार पर चलते थे। युद्ध भी लड़ रहे हैं तो उसमें पूरा नीतियों का पालन करना, सूर्यास्त के बाद अटैक नहीं करना, भागते हुए पे अटैक नहीं करना, अपनी शेल्टर में कोई आ जाता तो उसको शरण देना, उसको प्रोटेक्ट करना, चाहे उसके लिए अपनी जान, चाहे अपना पूरा स्टेट, चाहे अपना पूरा राज्य गंवाना पड़े। तो ऐसे नियमों पे ये चलने वाले लोग थे। जबकि ये जो आए थे, जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, उनका कोई पॉलिसीज़ नहीं थी, उनका कोई प्रिंसिपल नहीं थे। रात में भी अटैक कर दो, कुछ भी करके अटैक कर दो, साम दाम दंड भेद करके, इस तरह से ये इनकी पॉलिसीज़ थी। तो इस वजह से यहाँ पे अपनी धर्म की रक्षा के कारण भी, और कुछ प्रिंसिपल जो सिद्धांत थे उनके भी कारण, इनको इंडियन जो रूलर्स थे उस समय नेटिव, उनको लूज़ करना पड़ा था इन फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट। ये देखो, इसमें ये मैप एक दिया है आपके इसमें, जिसमें एक टेरिटरीज़ का इसमें बताया गया कि अलग अलग डायनेस्टीज़ जो दिल्ली सल्तनत की थी उसके बारे में। तो हम अभी नेक्स्ट इसमें पढ़ ले थोड़ा, उसके बाद देखते हैं इसको। दिल्ली सल्तनत का कैसे उदय हुआ, राइज कैसे हुआ, और वो उनका फॉल कैसे हुआ, ये इसमें आपका टॉपिक दिया है। देखो,
मैंने बोला आपको कि जब मोहम्मद घोरी आया तो मोहम्मद घोरी उस वहाँ से जब बैटल ऑफ तराइन में 1192 में जब उसने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया तो उसके बाद में वापस लौट गया। ठीक है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्लेव था, उस समय स्लेव ट्रेडिशन भी थी, उसको वो हैंड ओवर करके चला गया। उसी समय उसका एक बख्तियार खिलजी करके एक उसका कमांडर था, जिसने इनका पहला क्या पर्पस था, कल्चर को डिस्ट्रॉय करना। अब पूरा जो भी इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट था, उसको इंडिया जो एज ए नेशन, जो भी स्टेट्स थे, उन सबको इस्लामीकरण उसका करना, मुस्लिम में उनको रिलीजन में कन्वर्ट करना। एक फैनेटिक थे, ये कट्टरपंथी थे, ये आए थे सुल्तान का टाइटल लेके, गौरी और इन्होंने सबसे पहले सुल्तान का टाइटल एडोप्ट किया था। सुल्तान होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा, ठीक है, और उसी से सल्तनत जो है वो हम पढ़ते हैं, सल्तनत बनता। तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज़ हम पढ़ेंगे। तो गौरी तो लौट गया, उसके बाद में उसका जो गुलाम था, फिर उसने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। तो गुलाम उसको स्लेव डायनेस्टी, उसने अपना अलग से अपना क्लैन का कोई नाम वगैरह उसमें सरनेम नहीं एडोप्ट किया, वो उसने स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी जिसको बोलते हैं हम, ऐसे उन्होंने वहाँ अपना फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसमें 5 डायनेस्टीज़ हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, राइट, जिसमें अगर डायनेस्टीज़ आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ कौन कौन सी है, तो आप देखेंगे स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी, देन खलजी या खिलजी डायनेस्टी, राइट, देन तुगलक आते हैं, तुगलक, उसके बाद आते हैं सैयद, देन लोधी, और हमने देखा लोधी के बाद में मुगल्स आ जाते हैं। तो ये 5 डायनेस्टीज आप दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ते हैं, ये नाम आप याद कर लीजिए, राइट, स्लेव या मामलुक डायनेस्टी। अब इनमें कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स थे, ऐसे तो स्टार्टिंग हो गई इनकी। अब ये स्टार्टिंग होती 1206 से, और ये 1526 में जब हमने देखा बाबर अटैक करेगा पानीपत रीजन में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हम पढ़ेंगे, तब तक ये जो टाइम पीरियड है, ये है इनका दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, राइट। इनका बेसिकली ये जो पीरियड था, इसके बारे में अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये बहुत ही इंस्टेबिलिटी का पीरियड था। सब आए, ये आके अपना पूरा अटैक करना, पूरा कैंपेन चलाना, पूरा राजस्थान, डेक्कन, सब तरफ, इन सब का ऑलमोस्ट यही था, लूट, टैक्स, ये सब चीज़ें, इससे मनी लूटना, प्लंडर करना, जो रिलीजियस प्लेसेस जो थे, टेम्पल्स थे, उनको लूटना, उनको डिस्ट्रॉय करना, मूर्तियों को तोड़ना। बेसिकली ये इंडिया के सोल पर अटैक करना चाहते थे और पूरे इंडिया को अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करके अब पूरे का इस्लामीकरण ये करना चाहते थे। तभी इन्होंने बीच में हम देखेंगे ज्वाला देवी टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने सारे सोमनाथ से लेके द्वारिका से लेके काशी विश्वनाथ, जगह जगह इन्होंने मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, और मुगल्स तक में यही चीज़ें चलती रही, और उनका यही एक टारगेट था कि कैसे भी करके पूरे इंडिया को, आप जब इसको पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, इवन इन ब्रिटिश टाइम में भी लोगों का यही अटेम्प्ट था कि इसको, इंडिया को पूरे को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना। तो ये इन्होंने क्या करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि ये कैंपेन में, युद्ध में, उसी में उलझे रहते थे। रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा था, जगह जगह से इनको रजिस्ट भी कर रहे थे लोग। तो इनका पर्पस क्या था स्टूडेंट्स, यही कि अपना रिलीजियस कन्वर्सन, और पावरफुल मींस के थ्रू या वॉर के थ्रू उन सबको, जो अदर रिलीजन्स के जो भी आइकन्स थे, टेम्पल्स थे, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही, इतनी इंस्टेबिलिटी रही कि ये जो सक्सेशन जो था इनका, वो
ऑलमोस्ट 75% जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उन्होंने एक दूसरे को मार के, अपने जो प्रेडिसेसर्स थे उनको मार के फिर थ्रोन गेन किया। समझ रहे हैं आप? अपना खुद की जो गद्दी थी वो हथियाई, उनको विलफुली उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। वो उन्होंने अपने से पहले वाले को कैसे भी करके, छल कपट करके, प्रपंच करके उनको मार के फिर वो उन्होंने अपना जो डोमिनेंस था या फिर अपना जो राइट था उस पर वो एस्टेब्लिश किया। तो ये हम स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 डायनेस्टीज़ दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं। इनमें भी कुछ एक प्रोमिनेंट जो रूलर्स थे उनके बारे में देखेंगे। अब जैसे इसमें मामलुक में हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक था जैसे, फिर उसी में बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आपने पढ़ते हैं आप, एक ओनली वुमन रूलर और या एम्परर, मुस्लिम एम्परर, वो अगर देखें तो रजिया सुल्तान आती है। और इन्होंने कुतुब मीनार, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि मंदिरों को तोड़ के इन्होंने उसको अपना एक कल्चरल अटैक करने की कोशिश की। तो जो कुतुब मीनार का जो प्रीमाइस है उसमें अराउंड 27 हिंदू एंड जैन टेम्पल्स को तोड़ के वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनाई, पहली मस्जिद जो थी वो। तो ये सब कुतुब मीनार को लेके भी डिस्प्यूट है वहाँ पे भी। उसमें कुतुब मीनार भी एक विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता, के नाम से उसमें एक कॉन्स्पिरेसी है कि उसमें वैसा वो एक पहले से ही मीनार थी। तो वहाँ पे जितने भी जो आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो आपको हिंदू देवी देवताओं की, हिंदू मूर्तियाँ, जैनिज़्म की मूर्तियाँ वहाँ मिल जाएगी आपको। तो ये इंस्टेबिलिटी भी थी। पर्पज़ इनका पूरा था कल्चर डिस्ट्रॉय करना, पूरा इंडिया की कल्चर आइडेंटिटी को छीनना। इसके बाद में हम खिलजी डायनेस्टी देखें तो उसमें 2 मेन प्रोमिनेंट रूलर्स आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, राइट। तो खिलजी डायनेस्टी में 2 रूलर मेनली आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। ये चाचा भतीजे की का पेड़ था बेसिकली। ये अलाउद्दीन खिलजी गवर्नर था, जलालुद्दीन खिलजी को फिर उसने मार के फिर अपना थ्रोन एक्वायर किया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो है मेनली, इसने पूरा ऑल ओवर इंडिया में, राजस्थान में, सेंट्रल इंडिया में, सब जगह इन्होंने इसने एक्सपीडिशन किए। और जिसमें एक आपका राजस्थान में 1301 से लेके इसने स्टार्ट किया, जिसमें रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और सिवाना, इस तरह से पूरा उसने राजस्थान में भी अटैक किए थे। फिर एक इसके कुछ कमांडर्स थे अलाउद्दीन खिलजी के, जिसमें जैसे इस मलिक काफूर था, जिसके अंडर उसमें साउथ में या डेक्कन में एक्सपीडिशन किया, जिसमें उसने सारे अधिकतर उसमें जो एम्पायर्स थे साउथ में उनको लूट के, मंदिरों को लूटा उसने। काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली उसको साउथ में। इसके अलावा अलप खान था और भी इसमें काफ़ी, उलुग खान था। इस तरह से इसके कमांडर्स थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही बड़ा एक फैनेटिक था। इसके 2 टारगेट थे, 2 उसके एम्स थे। एक तो पूरी दुनिया पे अपना रूल एस्टेब्लिश करना और एक था नया रिलीजन स्टार्ट करना। लेकिन फिर उसने अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करके कन्वर्सेशन के बाद में ये जो नया रिलीजन था एस्टेब्लिश करने का, ये तो अपना जो आइडिया था उसको छोड़ दिया। लेकिन उसने फिर अपना एक टाइटल एक्वायर किया, टाइटल एडोप्ट किया सिकंदर सानी। सिकंदर कौन था? अलेक्जेंडर, जो पूरा विश्व विजेता जिसको माना जाता है। तो इसी तरह से ये भी इनके दिमाग में ऐसा था कि पूरी दुनिया पे मैं राज करूं अपना। तो ये खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद में फिर तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी में एक में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रूलर हम पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। उससे पहले फिरोज शाह तुगलक और भी कुछ रूलर्स हुए हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको मेड रूलर
मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल बादशाह, मैड एम्परर क्यों कहा जाता है? हालांकि इंटेलिजेंट था काफ़ी, बट इसके टाइम पे एक तो काफ़ी इंडिया का जो दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर था वो काफ़ी वास्ट रीजन में फैल गया। मीन्स जैसे अशोक के टाइम पे जब मौर्य एरा में जब पूरा सब कॉन्टिनेंट का पे उसका कंट्रोल था, उसी तरह से तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे भी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी पूरा नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरे काफ़ी बड़े रीजन में इंडिया में दिल्ली सल्तनत के अंडर वो टेरिटरी आ चुकी थी। लेकिन इसको मैड रूलर क्यों बोला जाता है, पागल बादशाह क्यों बोला जाता है? जब हालांकि काफ़ी सारे अटैक भी हुए, तैमूर के अटैक हुए, मंगोलियंस के अटैक हुए, सबको उन्होंने इसने डिसेबल किया। लेकिन इसका जो इतना लंबा चौड़ा जो टेरिटोरियल जो एम्पावरमेंट था या फिर जो टेरिटोरियल रूल था वो शॉर्ट लिव्ड था। वो जल्दी वो वापस जो रीजनल रूलर थे उन्होंने अपनी लैंड एक्वायर कर ली, अपने रूल, अपने जो स्टेट्स थे वो एक्वायर कर लिए। हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक को मैड रूलर या पागल बादशाह क्यों कहा जाता है, राइट? इसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो ऐसे दिखने में तो वाइस लगते हैं, बट उनका एक्सपीडिशन, बस उनका एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाया, जिससे उसको वो सक्सेसफुल नहीं रहे। जैसे उसने क्या अपनी कैपिटल शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल कहाँ से, दिल्ली टू देवगिरी, दौलताबाद, करंट में दौलताबाद। इसके पीछे क्या रीज़न था उसके? यह 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है बच्चों। इसके पीछे उसका ये रीज़न था कि सेंट्रल दिल्ली पड़ती नॉर्थ में, और पूरा ऑल ओवर इंडिया डेक्कन को कंट्रोल करने के लिए उसने सोचा कि ये देवगिरी जो है रीजन मिड इंडिया के मिड में पड़ती है, महाराष्ट्र के उस रीजन में। तो उसने सोचा कि यहाँ से मैं पूरे पे अच्छे से कंट्रोल एस्टेब्लिश कर पाऊँगा। बट वो 1000 किलोमीटर दूर था, एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि और बिगड़ गया उसका, और उसको वापस मजबूर होके वापस शिफ्ट करनी पड़ी कैपिटल दिल्ली। ये डिसीजन उसका उल्टा पड़ गया। दूसरा, उसने जो दोआब रीजन था, गंगा रीजन जो था, जो काफ़ी फर्टाइल रीजन था, गंगा, बिहार, ये यूपी, बिहार, वो वाला जो रीजन था, फिर उसमें एक तो उसने टैक्स बढ़ा दिया, डबल कर दिया, और उसी साल वहाँ पे फैमिन पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो अब ये जो टैक्स भी नहीं दे पाए लोग, और उल्टा क्या करना पड़ा इसको, लोगों को सब्सिडी देनी पड़ी, राइट? तो ये हो गया, ये भी डिसीजन इसका उल्टा पड़ा। कुछ ज़्यादा उसकी इनकम बढ़ने के बजाय और उसने इनकम उसकी कम हो गई। एक डिसीजन उसने लिया था टोकन करेंसी। टोकन करेंसी लॉन्च की उसने, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के कॉइन्स ये उसने सिल्वर और गोल्ड की जगह कॉपर और इसके कॉइन्स इसने स्टार्ट किए। बट अब क्या हुआ, ये लोगों ने, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने लेना बंद कर दिया इसके कॉइन्स। तो अब उन्होंने लेना बंद कर दिया तो फिर क्या हुआ, इसकी डुप्लीकेसी भी हो गई। तो ये वाला भी प्लान उसका फेल रहा। फिर उसने एक कराचिल एक्सपीडिशन किया जो हिमालय रीजन में पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पर तो उसने अपनी विक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली, बट कराची एक्सपीडिशन, लेकिन वो हिमालय रीजन में, हिमाचल रीजन में, फिर वो आगे बढ़ गए पहाड़ों में, तो वहाँ जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने अटैक करके उन सब पूरी फोर्स को मार दिया। एक था खुरासान एक्सपीडिशन उसने प्लान किया था। ये सेंट्रल एशिया रीजन में खुरासान जगह पड़ती है। तो वहाँ पर
कुछ इंस्टेबिलिटी थी, तो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अराउंड 3,80,000 जो सोल्जर से रिक्रूट कर लिए। एक साल भर की उनको एडवांस सैलरी दे दी कि हम वहाँ अटैक करेंगे और वहाँ तक अपना राज्य एस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो गई तो ये अटैक ही नहीं कर पाए। एक साल भर बिठा के रखा, बिठा के खिलाया फौजियों को, फिर वापस घर भेज दिया। तो जो लोग घर गए उन्होंने फिर रिवोल्ट किया। तो इस तरह से ये चीज़ें इसको जितने भी इसने प्लान किए थे, वो प्लान अगर सक्सेसफुल होते तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन ही प्रॉपर नहीं हो पाया, राइट। इसके अलावा इसी तरह से इसने खिलजी ने भी काफ़ी सारे उसमें रिफॉर्म किए थे, जिसमें उसने पूरा मंडियों की स्थापना की, रेगुलर आर्मी रखना शुरू किया, आर्मी को सैलरी देना शुरू किया। पहले लैंड दी जाती थी सर्विस के बदले, तो लैंड की बजाय उसने सैलरी देना स्टार्ट किया। हॉर्स थे, वो सेलेक्ट करके हॉर्स अलग निकालना शुरू किया। अलग अलग डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया। इस तरह से काफ़ी इन्होंने रिफॉर्म किए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब तुगलक के बाद में ये सारा हमने देखा, टोकन करेंसी और ये सब। बेसिकली ये टैक्स जो लगाते थे, ये एक जजिया टैक्स आता है जिसमें, और एक खुम्स क्या होता है, खुम्स जो लूट के लाते थे उसको खुम्स बोलते थे। जजिया बेसिकली एक नॉन रिलीजियस टैक्स है। तो वो जो मुस्लिम रूलर जो टैक्स लगाते थे, किस पे? नॉन मुस्लिम्स लोगों पे। किसके लिए? मिलिट्री सर्विस से उनको छूट देने के लिए या फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जजिया टैक्स कहलाता था। इसी दौरान 14वीं सेंचुरी में तैमूर जो था उसने भी अटैक किया इंडिया पे, और यहाँ पे इन्फिडल्स बोलते थे बच्चों, जो भी उनके रिलीजन को नहीं मानते, नॉन मुस्लिम्स जो उनको सबको इन्फिडल्स बोलते थे वो। तो उनका पर्पज़ ये था कि उनको मारो, उनको लूटो, उनकी प्रॉपर्टी को लूटो। इस तरह से ये जो भी हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन थे, उनके पीछे उनका ये टारगेट था कि उन सबको ख़त्म करना है और सबको मुस्लिम में कन्वर्ट करना है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना है। और ये हमने देखा जो डायनेस्टीज थी, राइट, उसमें फिर सैयद और लोधी आते हैं। लोधी में फिर लास्ट में इब्राहिम लोधी आता है। तो इब्राहिम लोधी को फिर बाबर ने हरा के फिर वहाँ से वो मुग़ल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट होती है, या मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन वहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली मोटे मोटे जो हमने मेन जो रूलर्स थे। अब इनको अलाउद्दीन खिलजी को और इनके टाइम पे रावल रतन सिंह थे। हमने बोला कि री एस्टेब्लिशमेंट 1526 में हमीर ने किया, तो ये खिलजी के टाइम पे हुआ था बच्चों। खिलजी के टाइम पे रावल रतन सिंह थे, वो जौहर और केसरिया करके वहाँ पे वो रानी पद्मिनी थी, उन्होंने जौहर में अपनी जान दी, और रावल रतन सिंह ने केसरिया किया, अपनी जान दी। फिर खिज्र खां को अलाउद्दीन खिलजी कुछ टाइम के लिए चित्तौड़ हैंड ओवर करके चला गया। उसके बाद में फिर हमीर आते हैं सिसोड़ा से, जो कि उसी डायनेस्टी के रावल रतन सिंह के समर में जो उनके जो दादा थे वो एक्सपायर हुए, उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो फिर हमीर आके फिर वापस अपना रूल एस्टेब्लिश करते हैं। उसी समय से फिर आगे जाके वहीं से मराठाओं का डिसेंडेंट चालू होता है, वहीं से सिसोदिया वंश से ही साउथ में जाके वो मराठा जो शिवाजी के जो एंसेस्टर्स हैं वो वहीं से मेवाड़ डायनेस्टी से ही, सिसोदिया डायनेस्टी से ही माने जाते हैं। तो ये इस तरह से अब हम देखते हैं कि इन दिल्ली सल्तनत में जो हमने ये रूलर्स देखे, तो क्या इनको किसी ने रजिस्ट भी किया था या आके बहुत आसानी से इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया? नहीं, इसमें काफ़ी सारे रूलर्स थे साउथ में, जैसे होयसला थे, गंगा डायनेस्टी थी ईस्ट में, इधर ईस्ट पार्ट में, इधर राजपूत डायनेस्टीज़ थी काफ़ी सारी राजस्थान में, और इधर चालुक्य थे, इधर सिसोदिया, इधर मेवाड़ वाले, इधर फिर आमेर से थे, इधर राठौड़ थे। राजपूत डायनेस्टीज़ ने भी उनका अपोज किया, उनको मिल के लड़े उनसे, चालुक्यों ने लड़ा, और होयसला डायनेस्टी थी, ये अब हम देख रहे हैं। इन्होंने एहोम थे उधर आसाम में, तो सभी जगह से रेजिस्टेंस किया, लेकिन आपसी फूट से या फिर कुछ उनकी स्ट्रेंथ से ये अलग अलग लड़े उनसे, तो वो जीत नहीं पाए। और इन्होंने ये जो दिल्ली सल्तनत या मुग़ल थे, इन्होंने अपना जो रूल था वो एस्टेब्लिश करके अपनी पकड़ बनाए रखी। अब हम देखते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस में देखें तो ईस्टर्न रीजन में देखो, ये इससे पहले हमने देखा था कि मैप हम देखते हैं बाद में, एक मैप में ये देखो, अब इसमें पूरा ये इधर जो था ये गंगा डायनेस्टी थी,
ये पूरा यहाँ से इन्होंने ये इधर इनका रूल था, इधर ये होयसला थे, राइट। और ये जो तुगलक डायनेस्टी हमने बात कर रहे थे ना कि मौर्य इरा के बाद में ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे तुगलक का रूल हो गया था। तो ये पूरा रीजन जो था, ये देखो साउथ तक लेके इधर पूरा ईस्ट तक पूरा इसका तुगलक का था, लेकिन ये कुछ कम टाइम तक ही इसका ये रह पाए थे। फिर लोधी डायनेस्टी थोड़ा कम, पूरा इतने में सिमट गई थी वो, लास्ट में आते आते, ठीक है। ये दौलताबाद हम देखते हैं, जो दिल्ली से देखो दौलताबाद की डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। तो ये यहाँ तक, इसमें कुछ सिटीज़ जैसे जौनपुर है, फिरोजशाह कोटला है, फिरोज़ाबाद, ये फिरोज़ तुगलक ने एस्टेब्लिश किए थे। तो ये इस तरह से ये पूरा इंडिया का उस समय हम बात कर रहे हैं रीशेपिंग। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज होती रही अलग अलग रूलर्स के टाइम पे, राइट। ये कुतुब मीनार का और ये वहाँ का है, देखो आप इसमें सारा ये वहाँ की जो एक कुव्वतुल इस्लाम एक जो मॉस्क, फर्स्ट मॉस्क थी, तो उसमें सारा आप देखेंगे कि पूरे जो हिंदू या जैन जो टेम्पल्स थे उनके पिलर्स थे, उनके जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स थे, उसी को यूज़ करके उन्होंने उनको तोड़ के उसको उसमें बना के अपनी मस्जिद बना दी। तो ये इनका असली कैरेक्टर था, राइट। अब हम आगे चलते हैं कि रेजिस्टेंस किसने किया इनको, ठीक है। इनको रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो गंगा डायनेस्टी ईस्ट में थी, और उसमें एक काफ़ी प्रोमिनेंट, अच्छा कलिंग प्रदेश बोलते हैं, अशोक मौर्य के टाइम पे भी कलिंग पढ़ते हैं। कलिंग जो रीजन है वो उड़ीसा का रीजन है, राइट। तो उधर गंगा डायनेस्टी थी, उन्होंने रेजिस्ट किया उसको। और एक काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर माना जाता है नरसिंह देव, ठीक है। तो वो उन्होंने वो काफ़ी वहाँ पे कल्चरल से लेके पूरा मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी उसकी अच्छी थी। उसने दिल्ली सल्तनत के गवर्नर को हराया था बंगाल में, और उसकी खुशी में उसको विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने कोणार्क टेम्पल, जो सन टेम्पल है, काफ़ी प्रोमिनेंट सन टेम्पल है, वो उन्होंने वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, राइट। ये इसमें हम पढ़ते हैं होयसला रीजन। इसमें फिर आगे चलते हैं, होयसलाज आते हैं। होयसला साउथ में है, ठीक है। उन्होंने भी काफ़ी मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाए थे बेलूर में और उधर। तो ये साउथ में थे, है ना। होयसला अपने उसमें मैप में भी देखा था, मिड में नीचे जो सेंट्रल इंडिया था उससे नीचे की तरफ जो था वो होयसला रूल करते थे सदर्न इंडिया में, अभी जनरली कर्नाटका वाले रीजन में, राइट। और उसके बाद में फिर ये आगे जाके 13th सेंचुरी 14th-15th सेंचुरी के आसपास जाके वो होयसला जो थे वो कमज़ोर पड़ गए, और फिर वो विजयनगर एम्पायर जो था हम्पी जिस रीजन में जहाँ पे उनकी कैपिटल थी, वहाँ उसमें वो एब्जॉर्ब हो गया, उसको उसमें मिल गया। और वहीं फिर हरिहर एंड बुक्का जो थे, दो तुगलक के टाइम पे दो उनके जो गवर्नर्स थे, हिंदू गवर्नर्स थे, उन्होंने फिर विजयनगर एम्पायर की स्थापना की, जिसमें फिर तुलु वंश, सालोवा, इस तरह से करके अलग अलग काफ़ी सारी डायनेस्टीज थी। और सबसे प्रोमिनेंट जो रूलर थे उसके हम कृष्णदेव राय को पढ़ते हैं, जो उसका पीक था। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे अभी। इसी के साथ में बहमनी सल्तनत थी। मैंने बोला ना, रीजनल जो कुछ गवर्नर्स थे उन्होंने अपनी अपनी सल्तनत एस्टेब्लिश कर ली, तो डेक्कन सल्तनत या फिर बहमनी सल्तनत उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी, जैसे गुजरात में, बंगाल में, उधर उन रीजन्स में भी ये दिल्ली सल्तनत जो थी छोटी छोटी उन्होंने अपने रीजनल सल्तनत बना ली थी। इसके अलावा राजस्थान में जो रजिस्ट करने वाले लोग थे, राजस्थान में हम राणा कुंभा को पढ़ते हैं। फिर आगे जाके बाबर के साथ में महाराणा सांगा का युद्ध होगा। महाराणा कुंभा बहुत विद्वान, बहुत ही, उन्होंने पूरा मालवा, गुजरात, सारे इन सब को सल्तनत वाले पीरियड जो लोगों को मिल के जितनी आर्मी थी उन सबको अकेले हराया था कई बार। खुद बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत महानतम। अगर आप पढ़ेंगे कभी, जैसे मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो उसमें महानतम राजाओं में जो थे महाराणा कुंभा थे, जिन्होंने राजस्थान के अराउंड 84 फोर्ट्स, उसमें से 32 तो अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। कुंभलगढ़ फोर्ट है, आप कभी जाने का आपको अगर मौका मिले तो आप विज़िट कीजिए वहाँ पे। 36 किलोमीटर की वॉल है उसकी, जिस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, वो महाराणा कुंभा ने बनाया था मंडन की उसके गाइडेंस में। वो उनके कोर्ट स्कॉलर थे, कोर्टियर थे। तो ये बहुत एक से एक विद्वान, एक से एक माइटी, एक से एक ग्रेट रूलर्स हमारे इंडिया में थे। उन्होंने रजिस्ट किया था इन सबको। उसके आगे हम देखें
ये कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में बताया, जैसे मैं बोल रहा था अभी, अरावली में, कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद फिर एक विजयनगर एम्पायर के बारे में हम देखते हैं। विजयनगर एम्पायर की को मैंने बोला, तुगलक के जो दो गवर्नर्स थे, हरिहर और भुक्का, उन्होंने उसकी स्थापना की थी, एस्टेब्लिश किया था उसको। और उसके सबसे प्रोमिनेंट जो किंग प्रोमिनेंट, ये देखो उसमें ये विजयनगर सिटी अभी हम्पी का रीजन में, ये काफ़ी, ये तो सिर्फ उसकी इसके सिर्फ र्यून्स हैं। बहुत महान साम्राज्य उस समय था उनका। और आगे जाके बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी विजयनगर एम्पायर के बारे में, वो कृष्णदेव राय के बारे में लिखते हैं कि महाराणा सांगा और कृष्णदेव राय, दो ही रूलर्स का वो मेंशन करता है, जिक्र करता है बाबर, जिसने मुग़ल जो एम्पायर था उसकी फाउंडेशन रखी। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि ये दो सबसे ग्रेट रूलर्स थे, महाराणा सांगा जो राजस्थान के थे, चित्तौड़ के और मेवाड़ के, और कृष्णदेव राय। तो ये उनकी स्थापना होती है। उसके बाद में फिर विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में जो है वो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जिनको डेक्कन सल्तनत बोलते थे। उनके नाम आप देख सकते हैं, क्या क्या थे, बीजापुर, गोलकोंडा, बरार, अहमदनगर और बीदर। आप ये देख सकते हैं, बीजापुर। अगर आपसे ये पूछे कि डेक्कन सल्तनत के नाम लिखिए, राइट, तो इसमें आप देखेंगे कि बीजापुर, बरार, गोलकोंडा, अहमदनगर एंड बीदर। ये पांचों दिल्ली सल्तनत थी जो विजयनगर एम्पायर से नॉर्थ में थी। फिर बाद में क्या होगा, यही सब मिल के बैटल ऑफ तल्लीकोटा में हम देखेंगे कि विजयनगर, जब कृष्णदेव राय थे, उनके डिसेंडेंट जो थे वो राम राया थे, उनको फिर ये सब मिल के उस पर अटैक करते हैं और पूरे विजयनगर एम्पायर को तहस नहस कर देते हैं। तो ये विजयनगर एम्पायर। अच्छा देखो, इसमें एक आपके इसमें दिया है कि इनको अलग अलग टाइटल से नाम से जाना जाता था। जैसे गजपति थे, पति मतलब क्या होता है, मास्टर। पति पत्नी जैसे होता है वैसे ही पति मतलब, जनरली पति जो वर्ड यूज़ होता है वो मास्टर के लिए यूज़ होता है। आप इस पति पत्नी के रेफरेंस में नहीं यूज़ करें इसको, लेकिन हम जो हिस्ट्री में जो ये टाइटल यूज़ करते थे, अश्वपति, गजपति, नरपति। नरपति जो यूज़ होता था वो विजयनगर एम्पायर वाले यूज़ करते थे, गजपति गंगा डायनेस्टी वाले। और छत्रपति जैसे मराठा थे, छत्रपति महाराजा शिवाजी, वो छत्रपति वो टाइटल यूज़ करते थे। अश्वपति जो थे वो ये सल्तनत वाले, बहमनी सल्तनत वाले थे, वो यूज़ करते थे। तो ये टर्म्स भी आप याद रख सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये विजयनगर एम्पायर। अभी हम बात कर रहे थे कि साउथ में पूरा जो पेनिनसुला था, आधा पेनिनसुला लगभग ये पूरा विजयनगर एम्पायर के अंदर आता था। उसके ऊपर 5 डेक्कन सल्तनत थी, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर एंड गोलकोंडा। ये आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर बाद में ये जाके इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। फिर इनका कॉन्फ्लिक्ट इधर भी था, गंगा डायनेस्टी वालों के साथ भी था। ये इस तरह से पूरा समुद्र से घिरा हुआ इनका साम्राज्य था। तो आप तेनालीराम अगर सीरियल देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, हालांकि वो एक पिक्चराइजेशन है ड्रामा पर्पज़ से या एंटरटेनमेंट पर्पज़ से, बट हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसका विजयनगर एम्पायर का था। और वो बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट था उस समय, राइट। कृष्णदेव राय के बारे में दिया गया है। कृष्णदेव राय के टाइम पे 16वीं सेंचुरी में जो था वो विजयनगर एम्पायर अपने पीक पे था प्रॉस्पेरिटी के मामले में, और वो बहुत ही कल्चरल एक्टिविटीज़ के मामले में। उनके कृष्णदेव राय, तेनालीराम कौन थे, वो उनके एक अष्ट दिग्गज ये कह सकते हो आप। 8 बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर्स उनके उसमें थे। हर अलग अलग लैंग्वेज के स्कॉलर्स को वो अपने पैट्रोनेज देते थे। आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेरी वर्क्स। खुद जो कृष्णदेव राय थे वो खुद बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनकी कुछ बुक्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे अमुक्तमाल्यदा,
रसमंजरी, जाम्बवती कल्याणम, ये इस तरह की, मतलब आप देख सकते हैं कि कितने बड़े राजा कृष्णदेव राय जो थे वो कितने महान राजा थे, कितने महान शासक थे। इसी तरह से हमने जैसे महाराणा कुंभा देखा, तो महाराणा कुंभा को कन्नड़, मराठी, संस्कृत, राजस्थानी, ऐसे कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। वो खुद उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, इस तरह से उनके मंडन जो थे उन्होंने भी काफ़ी सारी किताबें लिखी। मतलब उतने बड़े स्कॉलर्स थे, इतने बड़े वो रिलीजियस लोग थे और पैट्रोनेज देते थे, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते थे। तो ये इन्होंने कन्नड़ में, संस्कृत में, तेलुगु में, ये सारे लोगों को, स्कॉलर्स जो थे वो उनके इस कोर्ट में रहते थे। इसमें अष्टदिग्गज या 8 जो, जिसमें तेनालीराम एक है, तेनालीराम है ना, तेनालीरामा का जो हम नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसके अलावा दुर्जति राजू, राजू रामलिंगम, पेदन्ना, इस तरह से काफ़ी सारे बड़े बड़े विद्वान उनके उसमें कोर्ट में थे। उन्होंने ग्रांट्स काफ़ी सारे टेम्पल्स को, जिसमें तिरुपति, विट्ठल टेम्पल, वहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने उनको ग्रांट्स दिए, उनको कंस्ट्रक्शन रीबिल्ड करवाया उसमें, ठीक है। तो ये आप इतना मार्वेलस स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनवाए। जैसे ये महामंडप था, ग्रेट हॉल, जैसे हम जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मंडप, महामंडप, ये सब उसमें जो द्रविडियन स्टाइल है उसमें आएंगी ये सारी चीज़ें। देखो आप इसकी नक्काशी देखो, आप इसमें कितने शानदार तरीके से इसके आर्किटेक्चर, ये टेम्पल के पिलर्स वगैरह क्राफ्ट किए गए हैं। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स हैं ये कॉलम्स में, इसको म्यूजिकल पिलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये विट्ठल टेम्पल का पिक्चर है बच्चों। इसके साथ में हम आगे देखें, उसी के टाइम पे कुछ जो पोर्तुगीज़ हैं वो भी उनके मित्र थे, कुछ ट्रैवलर्स आए थे, जिसमें डायास था, कॉन्टी थे, ये सब इस तरह से कुछ नाम आप पढ़ेंगे, ठीक है। पोर्तुगीज़ ट्रैवलर्स आए थे उसमें, और ट्रेड उनका पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो ये प्रॉस्पेरिटी थी उस समय। उन्होंने रेजिस्ट किया दिल्ली सल्तनत वालों को और इनको कंटिन्यूटी में। इसके साथ में देखो विट्ठल टेम्पल से ही एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, ये स्ट्रक्चर मिलता है। अभी जो कृष्णदेव राय थे वो इलनेस की वजह से वो उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद में मैंने बताया था रामराया को जो है वो सारे आसपास वाले जो भी थे रूलर्स, जो डेक्कन सल्तनत वालों ने मिल के पूरा कॉन्फेडरेशन बना के अटैक किया था उस पर, और पूरे को 5 स्टेट ने मिल के अकेले के ऊपर अटैक करके उसको हराया था, ठीक है। उसके बाद में फिर अब ये हो गया आपका दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत को हमने देखा था, इसमें 1206 to 1526 तक। 1526 है, ये एक इम्पोर्टेंट ईयर है। इसमें क्या हुआ था, अब आता है एक मंगोल टर्किक ओरिजिन का रूलर, उज़्बेकिस्तान रीजन से, सेंट्रल एशिया रीजन से, बाबर, उसको वहाँ से भगा दिया गया था, ठीक है। तो वो फिर आके उस इंडिया का जो उस समय जो वेल्थ थी, इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो पूरी दुनिया में मानी हुई थी। उस समय गुप्त एरा के बाद में एक टाइम ऐसा था जो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में इंडिया 25% के अराउंड, 22% के अराउंड उसका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में या वर्ल्ड जीडीपी में हुआ करता था। तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से हमेशा सभी अट्रैक्ट हुए हैं। तो ये रूलर्स भी आए थे। क्या था उधर, डेजर्ट था। अरबियन रीजन में अगर आप अरेबियन पेनिनसुला उधर देखें तो क्या था, उधर कुछ भी नहीं था, रेत थी, कोई एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा कोई लैंड थी नहीं, बहुत कुछ गिनी चुनी रिवर्स थी। तो आते थे, लूटते चले जाते थे। तो जब घोरी के बाद में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे फिर वो यहीं बस गए। बाबर था, उसका भी कोई खास उसका मकसद नहीं था यहाँ एस्टेब्लिश करने का अपने आप को, लेकिन फिर बाद में उसने जब यहाँ को देखा, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी देखी, तो फिर उसने यहाँ पे अपना अटैक किया इंडिया पे। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये है पानीपत पड़ता है हरियाणा में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसमें उसने जो लास्ट रूलर था, हमने देखा था लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी, लोधी, तो इब्राहिम लोधी था, उसको हरा के उसने बाबर ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। तो ये इस पार्ट में, इस जो
ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेसन है, इसके फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक अपने आप को रजिस्ट करके रखते हैं। इसके अगला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं। लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कहीं ऐसा कुछ फैक्ट्स वगैरह आए हों, तो एक बार आप यहाँ तक देखें, उसके बाद में मिलते हैं हम इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।